एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिवोकेशन ऑफ बिड के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र को पढ़ते वक्त ये जाना था कि जो बिड से पहले जो ऑक्शन की अनाउंसमेंट होती है वो इनविटेशन टू ऑफ़र होती है, और उस ऑक्शन में जो बिडर्स आकर अपनी बिड देते हैं वो ऑफ़र होती है। और फिर उसके बाद जब उस बिड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर वहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। हमें पता है कि इस तरह की बिट की जो एक्सेप्टेंस है वो इंस्टेंट होती है, यानी कि तुरंत। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई ऑक्शन यानी कि कोई नीलामी होती है तो वहाँ पे सबसे पहले एक बेस प्राइस से वो नीलामी शुरू होती है, और फिर उसके बाद अगर जो सबसे हाईएस्ट बिड होती है उसके बाद 3 तक गिनने के बाद उस हैमर को नॉक डाउन किया जाता है। उस हैमर का नॉक डाउन इस बात का प्रतीक होता है कि यहाँ पर उस हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट कर लिया गया है और यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस तरह के बिड को रिवोक कैसे किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर हमें किसी बिड को रिवोक करना है तो उस बिड का रिवोकेशन बिड की एक्सेप्टेंस से पहले ही करना चाहिए, यानी कि बिफोर नॉकिंग डाउन, जो कि एक बिड की क्लोजिंग का साइन होता है उससे पहले, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस बिड के एक्सेप्ट हो जाने से पहले ही उस बिड को रिवोक किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर वो बिड एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो ऑफर और एक्सेप्टेंस ही होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे जिससे ये बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये केस लॉ है जोरावर मूल चंपालाल वर्सेस जय गोपाल दास घनश्याम दास। ये मद्रास हाई कोर्ट का केस लॉ है। इस केस में जो अपीलेंट होते हैं उन्होंने एक ऑक्शन में अपनी बिड दी, और उस ऑक्शन में उनकी वो बिड सबसे हाईएस्ट बिड थी। लेकिन इससे पहले कि ऑक्शनर उस बिड को एक्सेप्ट करे और वो ऑक्शन ख़त्म करे, उससे पहले ही अपीलेंट को ये पता चलता है कि जिस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए वो ऑक्शन हो रहा है वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है। मॉर्गेज्ड का मतलब उस प्रॉपर्टी को किसी ने गिरवी रख के उसके बदले पैसे लिए थे। तो जो भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को लेगा उसे ही उस मॉर्गेज को पे करना होगा। तो अपीलेंट को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी बिड को रिवोक कर दिया। ध्यान रहे कि यहाँ पे उसने अपनी बिड एक्सेप्टेंस से पहले ही रिवोक कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद ऑक्शनर ने बिड को क्लोज कर दिया, यानी कि अपीलेंट की ही बिड को एक्सेप्ट कर लिया और एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि अपीलेंट ने अपनी बिड को रिवोक कर दिया था तो उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से ही मना कर दिया, जिसके रिस्पॉन्स में रिस्पोंडेंट ने अपीलेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया। और रिस्पोंडेंट ने ये सूट फाइल करते हुए ये कंटेंशन दिया कि जो ऑक्शन होता है वो जनरल ऑफर होता है, और उस ऑक्शन के बदले में जो बिड दी जाती है वो उस जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है। इसलिए यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है। इसके बाद कोर्ट का हेल्ड आता है। कोर्ट ने अपने हेल्ड में वही बात कही जो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में समझा था कि बिड कोई एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि वो सिर्फ एक ऑफर होता है जो एक बिडर ऑक्शनर को देता है, और इस बिड के एक्सेप्टेंस से पहले कोई भी बिडर अपने बिड को कभी भी रिवोक कर सकता है। और इसके आगे कोर्ट ने कहा कि क्योंकि बिड एक नॉर्मल ऑफर होता है तो इसमें जनरल रूल ऑफ रिवोकेशन ही अप्लाई होगा। तो जनरल रूल ऑफ रिवोकेशन हमने पहले की वीडियोस में समझाया है कि ये है कि किसी भी ऑफर को उसके एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक किया जा सकता है। तो इसलिए इस केस का हेल्ड अपीलेंट के फेवर में आता है, क्योंकि उसने अपनी बिड को एक्सेप्टेंस से पहले ही रिवोक कर दिया था। और इसके साथ ही कोर्ट ने रीज़न भी बताया कि क्यों एक बिड जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि ऑफर होता है। अपने रीज़न बताते हुए कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम एक बिड को एक्सेप्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे और ऑक्शन को जनरल ऑफर की तरह, तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी ऑक्शन में कई सारे लोग बिड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट जैसे ही वहाँ पर एक पर्सन ने बिड किया तो वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त अगर तुरंत किसी और ने भी बिड किया तो वहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। तो इस तरह से वहाँ पे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होने लगेंगे। इसलिए ये बात कोई सेंस नहीं बनाती है कि हम बिड को एक एक्सेप्टेंस की तरह ट्रीट करें और ऑक्शन को एक जनरल ऑफर की तरह।
तो आई होप कि आपको ये केस समझ में आ गया होगा और आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि रिवोकेशन ऑफ बिट को कब और कैसे किया जा सकता है। अब हम ये समझेंगे कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस की सिचुएशन में किसी बिट को कब रिवोक किया जा सकता है। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के बारे में हमने इससे पहले की कुछ वीडियोस में बात की थी, जिसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख रही होगी। लेकिन इस केस को ठीक से समझने के लिए हम यहाँ जल्दी से देख लेते हैं कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। तो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस कोई भी ऐसा टेम्प्रोरी एक्सेप्टेंस होता है जिसको कंफर्म करने के लिए हायर अथॉरिटी के परमिशन की ज़रूरत होती है। यानी कि कोई भी बिड अगर प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है तो वो टेम्प्रोरी होता है और वहाँ तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता जब तक हायर अथॉरिटी उस एक्सेप्टेंस को कंफर्म ना कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि क्या आप उसके साथ बाहर जाएंगे, तो आपने उस वक्त वहाँ उससे कह दिया कि हाँ मैं चलूँगा, लेकिन मुझे घर पे एक बार पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने उससे कह दिया कि हाँ मैं चलूँगा, लेकिन आपको अपने घर पे परमिशन की यानी घर पे कंफर्मेशन की ज़रूरत है। तो आपका अपने फ्रेंड को बस यूँ ही कह देना कि मैं चलूँगा, ये हो गया प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। हालांकि ऐसे सिचुएशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, आप इसका कारण हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के केस में किसी बिड को कब रिवोक किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट तभी फॉर्म होता है जब हायर अथॉरिटी उस एक्सेप्टेंस को कंफर्म कर दे। इसीलिए कोई भी बिड जब प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाता है तो हायर अथॉरिटी के फाइनल कंफर्मेशन से पहले उस बिड को कभी भी रिवोक किया जा सकता है, क्योंकि एक बार हायर अथॉरिटी के कंफर्मेशन के बाद वहाँ पे एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इससे रिलेटेड हम दो केस लॉज देखेंगे इस पॉइंट को और अच्छी तरह से समझने के लिए। इसमें सबसे पहला केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भीमसेन वलैती राम। तो इस केस में रिस्पोंडेंट ने दिल्ली के एक लिकर शॉप की लाइसेंस को खरीदने के लिए बिड की और इस ऑक्शन में रिस्पोंडेंट की ही बिड सबसे हाईएस्ट थी। तो इसलिए उसकी जो बिड है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाती है। और यहाँ पे ये जो लिकर शॉप के लाइसेंस की बिड हो रही थी, इसकी ऑक्शन की कुछ कंडीशंस थी, जिसमें से हम उन 3 कंडीशंस को ही देखेंगे जो हमारे इस केस के लिए रेलिवेंट है। तो इस कंडीशन में जो सबसे पहली कंडीशन थी वो ये थी, चीफ कमिश्नर इस लाइसेंस को तभी ग्रांट करेगा जब वो बिडर की फाइनेंशियल कंडीशन से अश्योर्ड हो, हाँ ये बिडर इस लाइसेंस का पूरा पैसा वगैरह सब पे कर देगा। और इसकी जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि जो हायर अथॉरिटी जिसके फाइनल परमिशन की ज़रूरत होगी इस बिड को कंफर्म करने की, वो हायर अथॉरिटी चीफ कमिश्नर ही होगा। यानी कि कोई भी बिड तभी एक्सेप्टेड माना जाएगा जब चीफ कमिश्नर उसे कंफर्म कर दे। और इसके साथ ही चीफ कमिश्नर चाहे तो किसी भी बिड को रिजेक्ट भी कर सकता है और उसके लिए उसे कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा दिल्ली लिकर लाइसेंस रूल के क्लॉज 21 रूल 5.34 के अकॉर्डिंग इस तरह की जो भी बिड होगी उसमें जो बिडर है उसे लाइसेंस की जो एनुअल फीस है उसका 1/6 पार्ट पहले ही पे करना होगा। और इन तीनों कंडीशंस की फुलफिलमेंट के बाद ही कोई भी लाइसेंस किसी बीडर को ग्रांट होगा। तो इस केस में जो रिस्पोंडेंट था उसने इसकी जो तीसरी कंडीशन थी, यानी कि जो एनुअल फीस का जो 1/6 अमाउंट पे करना था, रिस्पोंडेंट ने उसे पे ही नहीं किया। तो इसी कारण से जो चीफ कमिश्नर है उसने रिस्पोंडेंट की इस बिड को कंफर्म ही नहीं किया, क्योंकि हमने इसकी कंडीशन में देखा था कि चीफ कमिश्नर किसी भी बिड को रिजेक्ट कर सकता है। तो जो चीफ कमिश्नर है उसने रिस्पोंडेंट की बिड को एक्सेप्ट नहीं किया और इसके बाद चीफ कमिश्नर ने रीसेल ऑर्डर की, यानी कि अब दोबारा ऑक्शन होगा उस लाइसेंस को बेचने के लिए। और जो नए ऑक्शन में रिस्पोंडेंट ने जितने की बिड की थी, नए ऑक्शन में वो लाइसेंस उससे कम अमाउंट में बिका, जिसके कारण जो वहाँ के कलेक्टर थे जिन्हें प्रोविजनली एक्सेप्ट ये सारी चीज़ें करनी थी, उसने रिस्पोंडेंट से कहा कि उन्हें जितने का नुकसान हुआ है अब वो सारे पैसे रिस्पोंडेंट को भरने होंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट ने मना कर दिया। और इसके कारण रिस्पोंडेंट ने ट्रायल कोर्ट में अपीलेंट के अगेंस्ट में परमानेंट इंजंक्शन के लिए सूट फाइल कर दिया। परमानेंट इंजंक्शन मतलब रिस्पोंडेंट चाहता था कि अपीलेंट्स को रोका जाए। तो ये जो केस का हेल्ड है वो ट्रायल कोर्ट में रिस्पोंडेंट के फेवर में ही आता है। तो इसके बाद अपीलेंट ने फिर उसके बाद फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में अपील की और यहाँ का भी जजमेंट रिस्पोंडेंट के फेवर में ही आता है। लेकिन इसके बाद अपीलेंट ने सेकंड अपील की, जहाँ की सिंगल बेंच ने रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में अपना जजमेंट दिया
और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने डिवीजन बेंच के पास अपील की, जहाँ पे जो डिसीजन है वो रिस्पोंडेंट के फेवर में आया था। तो इसलिए इसके बाद अपीलेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में फाइनली अपील की, और अपीलेंट्स ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए ये कंटेंशन दिया, जो रिस्पोंडेंट है उसे 1/6 अमाउंट इस सेल की कंडीशन के अंडर में पे करना था, जो कि उसने नहीं किया, और उसकी इस डिफ़ॉल्ट के कारण ही उन्हें रीसेल ऑर्डर करना पड़ा और उनका एक्स्ट्रा खर्च हुआ, और साथ ही उनकी जो लाइसेंस है वो पहले से कम दाम में भी बिकी। तो इसीलिए दिल्ली लिकर शॉप रूल का क्लॉज 22 रूल 5.34 है, इसके अंतर्गत रिस्पोंडेंट को जो भी शॉर्ट कमिंग्स है वो पे करना होगा। इसके बाद कोर्ट का हेल्ड आता है। तो कोर्ट का जो हेल्ड है वो रिस्पोंडेंट के फेवर में आता है, यानी कि कोर्ट के अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट को ये जो पैसा है वो पे करने की आवश्यकता नहीं है। और इसका रीज़न बताते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जो चीफ कमिश्नर है उसे ये जो बिड है वो फाइनली एक्सेप्ट करनी थी, लेकिन चीफ कमिश्नर ने क्या किया, यहाँ पे उसके बिड को, रिस्पोंडेंट के बिड को एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि रिजेक्ट कर दिया। तो इसी कारण से यहाँ पे कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं। हाँ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर चीफ कमिश्नर ने यहाँ पे रिस्पोंडेंट के बिड को एक्सेप्ट कर लिया होता फाइनली, तो यहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता, और इस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म हो जाने के बाद भी अगर रिस्पोंडेंट ने 1/6 अमाउंट पे नहीं किया होता, तब यहाँ पर रिस्पोंडेंट को लायबल ठहराया जाता है कि वो सारी शॉर्ट कमिंग्स यानी कि सारे घाटों को पे करें। और साथ ही इस केस में कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि ये जो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होता है, जहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ पे किसी हायर अथॉरिटी के कंफर्मेशन की ज़रूरत है, इस तरह का जो ऑफ़र होता है कि यहाँ पे एक बार प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होगा फिर हायर अथॉरिटी का होगा, तो ये एक तरह से कंडीशनल ऑफ़र भी होता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के कंडीशनल ऑफ़र में जो वो फाइनल कंडीशन है उसकी फुलफिलमेंट से पहले कभी भी ऑफ़र को रिवोक किया जा सकता है। कोई भी पार्टी अपने ऑफ़र या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकती है। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हुआ था, यानी कि यहाँ पे कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने की जो प्री रिक्विजाइट कंडीशन थी, यानी चीफ कमिश्नर का कंफर्मेशन, वो ही पूरा नहीं हुआ था। तो आई होप कि आपको ये केस लॉ ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने लास्ट केस लॉ की तरफ चलते हैं। ये केस लॉ है हरिद्वार सिंह वर्सेस बगुन सम्बरई एंड अदर्स। तो इस केस लॉ में जो अपीलेंट होते हैं उसने एक बैम्बू कूप की एक्सप्लॉयटेशन में हाईएस्ट बिड की, और उसकी बिड थी 92,000 की। बैम्बू कूप क्या होता है, बांस का जंगल होता है जहाँ पे वहाँ बांस काट के उसको बेचने का जो राइट है वो बिक रहा था बेसिकली। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट बिड थी अपीलेंट की वो 92,000 ही थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑक्शन या नीलामी में सबसे पहले एक बेस प्राइस तय किया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी मिनिमम प्राइस तो कम से कम इतनी ही होगी। तो यहाँ पे इस बैम्बू कूप की जो एक्सप्लॉयटेशन राइट की मिनिमम प्राइस थी वो 95,000 रुपीज़ थी। लेकिन क्योंकि हाईएस्ट बिड आई ही 92,000 की थी, तो इसलिए जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनको ये बिड प्रोविजनली एक्सेप्ट करने का राइट था, उन्होंने अपीलेंट की ही बिड को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने परमिशन के लिए, फाइनल परमिशन के लिए इस बिड को कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हज़ारीबाग के पास भेज दिया। इसके पीछे का रीज़न ये था कि ये जो बिड थी 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा थी, क्योंकि ये जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं इनको 50,000 तक की बिड खुद ही एक्सेप्ट करने का राइट था, लेकिन उससे ऊपर की बिड हो तो फिर उसके बाद उन्हें कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की परमिशन चाहिए थी। लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ये जो बिड थी ये रिज़र्व प्राइस यानी कि 95,000 रुपीज़ से कम थी, तो इसीलिए इसके फाइनल कंफर्मेशन के लिए इस बिड को फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी भेजा गया। और जब तक कि ये सारी चीज़ें, ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हो रही थी, तभी अपीलेंट ने जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट हैं उनके पास एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें उसने कहा जो बैम्बू कूप का एक्सप्लॉयटेशन राइट है वो रिजर्व्ड प्राइस में ही खरीदेगा। यानी कि उसने अलग से एप्लीकेशन दिया कि मैं 95,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, और इसके साथ ही उसने अपने एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ये जो सेटलमेंट है कूप का, इसे हाईएस्ट बिड के बेसिस पे कर दिया जाए, और मैं इसे 95,000 रुपीज़ में लेने के लिए तैयार हूँ। तो इसके बाद अपीलेंट की ये जो रिक्वेस्ट है वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक्सेप्ट कर ली, और इसके बाद कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को एक टेलीग्राम भेजकर इसके बारे में बताया। जो अपीलेंट है वो 95,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है इन्होंने
जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको इसके बारे में नहीं बताया। और क्योंकि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का ही काम था अपीलेंट को ये एक्सेप्टेंस के बारे में बताना, तो अब क्योंकि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को ही नहीं पता था, तो इसीलिए इसके बारे में अपीलेंट को भी नहीं पता था। लेकिन मीनवाइल यानी कि इसी बीच में जो रिस्पोंडेंट थे मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट के पास, गवर्नमेंट के पास ही एक पिटीशन फाइल की कि वो इस बैम्बू कूप की जो राइट है वो 1,01,125 रुपये में खरीदेगा। तो ऑब्वियसली अब क्योंकि रिस्पोंडेंट की ये बिड सबसे ज़्यादा थी, रिजर्व प्राइस से भी ज़्यादा थी, तो जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार है उन्होंने रिस्पोंडेंट की बिड एक्सेप्ट करके अपीलेंट की बिड को रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बाद अपीलेंट ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली जहाँ पे जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट आया। तो फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए अपीलेंट ने ये कंटेंशन दिया, जब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसकी बिड को एक्सेप्ट किया था 92,000 वाली बिड को, तभी यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका था। तो और इसके साथ ही उसने कहा कि अगर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के कंफर्मेशन के बाद भी हायर अथॉरिटी के कंफर्मेशन की ज़रूरत थी तो भी उसकी बिड मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी। और यहाँ पे जो है उसने दो बिड की बात की है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसकी 92,000 वाली बिड एक्सेप्ट की थी और मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट ने 95,000 वाली बिड को एक्सेप्ट की थी। तो इसके बाद वही अपीलेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने उसकी बिड भी एक्सेप्ट कर ली, इसलिए यहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुकी है। और इसके अलावा एक और कंटेंशन दिया कि अगर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ भी नहीं है तो जो रिस्पोंडेंट का जो बिड है उसका जो एक्सेप्टेंस है वो एक रूल के अगेंस्ट है। ये जो स्टैट्यूटरी रूल है उसके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे जिस रूल की बात हो रही है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। और इसके साथ ही रिस्पोंडेंट ने अपने कंटेंशन में कहा कि ये जो रूल की बात हो रही है कि ये मेरा जो बिड का एक्सेप्टेंस है वो रूल के अगेंस्ट है। वो जो रूल है वो डायरेक्टरी इन नेचर है, यानी कि उसको बोल दिया गया है कि ऐसा करना है परंतु उसको फॉलो करना आवश्यक ही नहीं है। और साथ ही ये जो रूल है वो फॉरेस्ट लैंड की लीज से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस रूल की बात हो रही है। तो ये जो रूल है इस रूल का नाम था रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस मेड अंडर आर्टिकल 166 क्लॉज 3। तो ये जो रूल है वो ये कहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से जैसे कंसल्टेशन करना होगा किसी भी फॉरेस्ट लैंड या फिर अदर लैंड मिनरल लैंड को लीज पर देने से पहले। और अगर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इस तरह के लीज को देने से मना कर देती है तो फिर वहाँ पे कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा और फिर प्रोसीडिंग के लिए डायरेक्ट कैबिनेट के परमिशन की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके बाद इस रूल 10(1) में एक रिलैक्सेशन दिया गया। 50,000 रुपीज़ से ऊपर की बिड को भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वही एक्सेप्ट कर सकता है और यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसके कंडीशंस ये थे कि ये जो कूप है यानी कि जो भी फॉरेस्ट लैंड वगैरह है वो ऑक्शन के ज़रिए ही दी जाए और इस ऑक्शन में रिजर्व प्राइस पहले से तय होनी चाहिए। और ऐसे ऑक्शन में हाईएस्ट बिड को ही एक्सेप्ट करना है, लेकिन वो हाईएस्ट बिड रिजर्व प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर वो हाईएस्ट बिड रिजर्व प्राइस से कम है तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना होगा। इसलिए आपको याद होगा कि शुरू में क्योंकि ये जो बिड थी वो रिजर्व प्राइस यानी 95,000 रुपीज़ से कम थी, इसलिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी भेजा था। तो फिर इसके बाद इस केस का हेल्ड आता है। तो इस केस के हेल्ड में कोर्ट ने अपीलेंट के सारे कंटेंशंस को आंसर करते हुए कहा ये जो टेंडर है इसकी स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी जो ऑफर है मतलब कोई भी बिड है अगर वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसके लिए फिर हायर अथॉरिटी से परमिशन की ज़रूरत होगी। इसलिए यहाँ पे जब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपीलेंट की बिड को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं। ये तो हो गया अपीलेंट की पहले कंटेंशन का आंसर। और इसके साथ ही अपीलेंट ने कहा था कि अगर यहाँ पर हायर अथॉरिटी के परमिशन की ज़रूरत है तो तब भी गवर्नमेंट ने इसकी जो बिड है वो एक्सेप्ट कर ली। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने उस बिड को एक्सेप्ट नहीं किया था जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया था, बल्कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसकी उस दूसरी पिटिशन को एक्सेप्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि इस बैम्बू कोप के लिए 95,000 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि जो
अपीलेंट है उसने अपनी गवर्नमेंट की पिटीशन में ये कहा था कि प्लीज़ इस बैम्बू कूप को हाईएस्ट बिड के अकॉर्डिंग ही सेटल किया जाए। तो इस लाइन के साथ उसने अपनी जो प्रीवियस ऑफ़र थी 92,000 वाली ऑफ़र थी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये एक काउंटर ऑफ़र की तरह हो गया कि उसने पहले कहा कि मैं 92,000 दूंगा, लेकिन बाद में कहा कि मैं अब 95,000 रुपीज़ में लूँगा, प्लीज़ इसे हाईएस्ट बिड के अकॉर्डिंग वो करिए। तो ऑब्वियसली ये एक काउंटर ऑफ़र की तरह हो गया, और इस काउंटर ऑफ़र के साथ जो अपीलेंट है उसने अपनी प्रीवियस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फ़ॉर्म हुआ ही नहीं, इसलिए ये जो बैम्बू कुप का राइट है वो अपीलेंट को नहीं दिया जा सकता। तो इन दोनों कंटेंशंस के कारण ऐसा लगता है कि ये जो जजमेंट है वो अपीलेंट के फ़ेवर में नहीं आया होगा, पर बेसिकली ये जो जजमेंट है किसी के फ़ेवर में ही नहीं रहता है। क्योंकि आपको याद होगा कि अपीलेंट ने एक तीसरा कंटेंशन दिया जिसमें उसने कहा कि ये जो रिस्पोंडेंट का एक्सेप्टेड बिड है वो रूल के अगेंस्ट है। तो कोर्ट ने यहाँ पे आंसर देते हुए ये कहा कि ये जो रूल की बात हो रही है, रूल जो हमने पहले समझा था कि ऑक्शन के ज़रिए ही होना चाहिए एंड ऑल दैट, तो उस रूल में कहा है कि ये जो रूल है वो डायरेक्टरी नहीं है, क्योंकि इस रूल में साफ लिखा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा। लेकिन अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट मना कर देती है तो फिर आगे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट अगर कैबिनेट परमिशन दे। तो इसलिए ये जो रूल है वो डायरेक्टरी इन नेचर नहीं है बल्कि बाउंडिंग इन नेचर है, और ये एक स्टैट्यूटरी रूल है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, 50,000 रुपीज़ से एक्सीड कर रहा था बिड, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नहीं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट ने क्या किया, 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की बिड थी। तो उसने क्या किया, जो रूल है मतलब जो प्रोसेस है वो नहीं फॉलो किया कि ऑक्शन हुआ फिर 1 लाख की बिड आई तो उसने एक्सेप्ट किया। उसने डायरेक्ट एक एप्लीकेशन आया और उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछे ऐसा किया। तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के इस बिड को एक्सेप्ट किया, इसलिए यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट की जो बिड एक्सेप्ट हुई है वो भी इल्लीगल होगी। तो यानी कि बेसिकली ये जो केस का जजमेंट है वो ना ही रिस्पोंडेंट के फेवर में आया और ना ही अपीलेंट के फेवर में आया। इन सारे चीज़ों के अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जैसा कोर्ट ने कहा कि अपीलेंट की जो 92,000 रुपीज़ वाली बिड थी वो कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी 95,000 वाली बिड के साथ एक काउंटर ऑफर दे दिया। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट ने अपीलेंट की 95,000 वाली ऑफ़र को तो एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब गवर्नमेंट ने उसकी 95,000 वाले ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था, तब यहाँ पे तो उसका काउंटर ऑफ़र भी एक्सेप्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्यों अपीलेंट के साथ कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट ने उसकी 95,000 वाली बिड को एक्सेप्ट कर लिया था। तो कोर्ट ने इसका भी आंसर देते हुए ये कहा कि जब गवर्नमेंट ने अपीलेंट की 95,000 वाले बिड को एक्सेप्ट किया, तो उसका जो इंटीमेशन है यानी कि उस एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो अपीलेंट से नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि हमने इस केस के अभी शुरुआत में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने इस बात की जो कम्युनिकेशन है वो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से की, लेकिन कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने इसके बारे में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को नहीं बताया। और यहाँ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का ही काम था कि वो अपीलेंट को इस एक्सेप्टेंस के बारे में बताए। तो आपको ये भी याद होगा कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ही कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। हम अपने मन में किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वहाँ कोई ओवर्ट एक्ट होना चाहिए यानी कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो एक्सेप्टेंस थी उसका कम्युनिकेशन अपीलेंट से हुआ ही नहीं था, यानी कि यहाँ पर उस एक्सेप्टेंस का कोई ओवर्ट एक्ट था ही नहीं। ये जो बात थी एक्सेप्टेंस की ये अभी डिपार्टमेंट में ही थी, तो इसीलिए अभी तक यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ नहीं था। तो इस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने से पहले तक भी गवर्नमेंट कोई और ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए फ्री थी। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस केस के क्रक्स को समझें, सार को समझें, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बात क्लियर किया कि सबसे पहले तो यहाँ पर 92,000 वाली ऑफ़र का जो एक्सेप्टेंस था डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ, वो एक प्रोविजनल एक्सेप्टेंस था। और यहाँ पर 95,000 वाली बिड को देकर अपीलेंट ने अपनी प्रीवियस ऑफ़र को काउंटर ऑफ़र के ज़रिए रिवोक कर दिया। और साथ ही हमने ये भी समझा इस तरह के प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के कंडीशन में जब तक कि जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट नहीं कर दिया जाता या फिर जब तक एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं डाल दिया जाता,
तब तक यहाँ पे कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। और एक बार को अगर हायर अथॉरिटी ने उस प्रोविजनली एक्सेप्टेड ऑफर को एक्सेप्ट कर भी लिया, तो उसके कम्युनिकेशन से पहले ही हायर अथॉरिटी अपने इस डिसीजन को कभी भी बदल सकती है। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा रिवोकेशन ऑफ बीड है ये अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, और साथ ही ये तीनों केस लॉ भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।